जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। मैं विवेक सर आपका स्वागत करता हूं एक नए सीरीज और एक नए आयाम में। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो डाला था और पिछला वीडियो जब मैंने डाला था तो बहुत बच्चों का रिस्पांस आया था कि सर आप तो केवल इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हो, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों का क्या होगा। तो मैं बोला कि बच्चों जब तक मैं हूं आपको टेंशन नहीं लेना हो, आपके पढ़ाई में लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा। जब तक आपके साथ विवेक सर हैं तब तक आपको लैंग्वेज में बैरियर नहीं आएगा। तो इसलिए मैं इसी स्पेशल सीरीज को हिंदी में भी लॉन्च कर रहा हूं और इंग्लिश में भी लॉन्च कर रहा हूं। जो विद्यार्थी गांव में बैठे हुए हैं और जिनको इंग्लिश में दिक्कत है वो मेरे साथ हिंदी में कंटिन्यू कर सकते हैं। और अपना नारा हमें तो याद ही रखना है, अब की बार 70 पार। क्या बच्चों, अब की बार 70 पार। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं बता दूं, मेरा नाम है विवेक सर। प्यारे बच्चों, मैं अभी बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर रहा हूं। मैंने बोर्ड में 2020 एग्जाम बिहार बोर्ड में मैंने 97 नंबर लाए थे फिजिक्स में, और मुझे फिजिक्स पढ़ाने की जुनून काफी हद तक चढ़ी हुई है। तो मैं 97 नंबर लाया था बोर्ड में और साथ ही साथ 447 नंबर लाके मैं अपने गांव का डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना था। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं इस हिंदी मीडियम की जर्नी को। मैं आपका विवेक सर फिर से एक बार स्वागत करता हूं राधा रानी के नाम से। जय हिंद, राधा रानी की जय। तो प्यारे बच्चों, हम इस स्पेशल सीरीज में पहला चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, जिसको इंग्लिश में अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, सर आखिर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसके किसके बारे में स्टडी करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश के बारे में, विद्युत आवेश की जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी उसका गुण होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन बढ़ेंगे कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है। सर कूलॉम्स लॉ की व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि सर विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड जानकारी क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर हम पढ़ेंगे सर विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत फ्लक्स क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिक ऊर्जा, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और विद्युत विभव जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, फिर वो पढ़ेंगे। फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव, जिसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति क्या होती है। फिर पढ़ेंगे कि चालक क्या होता है और उसके गुण क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, चालू करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो पहला मेरा टॉपिक है प्यारे बच्चों विद्युत आवेश। क्या है? विद्युत आवेश, जिसको इंग्लिश में अपन इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर आवेश क्या होता है और आवेश कहां से उत्पन्न होता है। तो प्यारे बच्चों, आवेश कहां से उत्पन्न होता है, मैं आपको एक पेज में इसको डिटेल से एनालिसिस करके मैं समझाता हूं कि आवेश कहां से आता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। यहां पे चलिए ध्यान से देखिएगा कि आवेश कहां से आया। मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉडी है और बॉडी क्या है, वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल बॉडी उसको बोलते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो सर अगर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है तो मान लीजिए कि एटम किसका है सर, सोडियम का है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये एटम सोडियम का है तो इस पे धनात्मक चार्ज प्रोटॉन के कितने होते हैं, प्रोटॉन के चार्ज कैसे होते हैं, धनात्मक। तो 11 क्या है, प्रोटॉन है, और सर 11 ही क्या है, उस पे इलेक्ट्रॉन है। प्यारे बच्चों गौर से देखिएगा, प्लस मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है, धनात्मक, जबकि इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, ऋणात्मक। तो सर जितना मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही मेरे पास क्या है, निगेटिव चार्ज है। मतलब जितना धनायन है उतना ही क्या है, ऋणायन है। तो ये बॉडी क्या कहलाएगी, न्यूट्रल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, न्यूट्रल कहलाएगी। अब क्या हुआ सर, मैं बोल रहा हूं कि इस न्यूट्रल बॉडी से अपन क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बच्चों, 11 है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11 है। तो प्रोटॉन से कोई छेड़खानी नहीं होगा। क्यों सर, क्योंकि प्रोटॉन पाया जाता है न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। अब मैं अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई प्यारे बच्चों,
11 हो गई और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 से घट के कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। मैंने क्या बोला कि प्रोटॉन के पास चार्ज होता है पॉजिटिव का, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है निगेटिव का। तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो यानी प्रोटॉन की संख्या क्या है? ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? कम है। मतलब कि ये बॉडी कैसा हो गया? अब ज्यादा से ज्यादा इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये बॉडी कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इस बॉडी को क्या बोलेंगे कि दिस इज द धनायन। अरे इसी को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज को। ये बन गया धनायन। अब क्या हुआ? अब इस बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। अब दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। सॉरी, इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। प्रोटॉन भी कितना है? 11। सर प्रोटॉन में छेड़छाड़ नहीं होता है, क्योंकि कहां पाया जाता है सर? वो एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो प्रोटॉन भैया ज्यों का त्यों रहेगा। भैया अब बारी है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन को आपने दिया, इलेक्ट्रॉन को जैसे दोगे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सर। तो पॉजिटिव चार्ज कितना है? 11। निगेटिव चार्ज कितना है? 12। किसकी संख्या ज्यादा? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है सर, प्रोटॉन की संख्या कम है सर। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है सर तो ये बनाएगा ऋणायन। क्या बनाएगा? ऋणायन, या फिर इसी को बोलेंगे ऋणात्मक। ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे कि किसी भी समान वस्तु से, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या हो गया? किसी भी समान वस्तु से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं तो धनायन बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को मैं देता हूं तो ऋणायन बन जाएगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर आवेश कब आता है? जब हम बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को देते हैं, तब वो धनायन या ऋणायन बनता है। और इसी धनायन और ऋणायन को क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको किताबी डिफिनीशन पे लेके चलता हूं कि आखिर आवेश क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आवेश मैंने यहां पे लिख दिया आपको। आवेश क्या होता है? तो आवेश होता है कि जब किसी वस्तु पर, मैंने लिखा आपको आवेश, देखिए डिफिनीशन पढ़िए। आवेश किसी वस्तु का, पदार्थ का वो गुण होता है, आवेश किसी भी पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न एवं महसूस किए जा सकते हैं। किसी भी वस्तु में, मैंने क्या बोला? किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होने से आवेश को प्रदर्शित करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, अधिक होगी, तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा ऋणायन। और इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होगी तो क्या बनाएगा? धनायन बनाएगा। तो प्यारे बच्चों मेरे पास ये भी बोलते हैं कि अगर मेरे पास आवेश, अगर आवेश मेरे पास रुका हुआ है, मतलब चल नहीं रहा है, तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। और आवेश अगर चल रहा है, मतलब कि मोशन कर रहा है, तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा चुंबकीय क्षेत्र। क्या बनाएगा प्यारे बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। तो यहां से अपने को पता चल गया कि आवेश किसी भी वस्तु का वो गुण है जो पदार्थ में विद्युत या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है और उसको हम महसूस कर सकते हैं। और किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होना क्या बताता है? आवेश को प्रदर्शित करता है। प्यारे बच्चों अब हम जानेंगे कि आवेश के कितने प्रकार हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया? आवेश दो प्रकार का होगा, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक। सर धनात्मक क्या होगा? अभी मैंने बताया कि धनात्मक में प्रोटॉन क्या होगी? ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन क्या होगी? कम होगी। जबकि हम बात करें ऋणात्मक में, तो ऋणात्मक में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? कम होगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसी को क्या बोलूंगा मैं? ऋणात्मक बोल दूंगा सर। वेरी गुड सर। अब मुझे बताया सर, हमने पढ़ा चार्ज क्या होता है, चलिए सर ठीक है। अब हम जानना चाहेंगे सर कि आखिर चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। क्या सर? चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? तो चलिए बच्चों मैं बताता हूं चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। देखिए अब आप 10वां क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी होता है। Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी होता है। सर Q मतलब, Q को बोलते हैं प्यारे बच्चों आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। I मतलब क्या होता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा। सर T मतलब क्या होता है? समय। तो आवेश बराबर मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं? आवेश बराबर
विद्युत धारा और गुना समय। सर आप मुझे बताओ कि विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आप पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से कि विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और टाइम का क्या होता है सर? समय का क्या होता है? सेकेंड। तो सर एम्पियर इंटू सेकेंड। तो मैं बोल सकता हूं आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर इंटू सेकेंड होगा। और इसी एम्पियर इंटू सेकेंड को अपन क्या बोलते हैं? इसी एम्पियर या सेकेंड को बोलते हैं अपन कूलाम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कूलाम। तो मैंने लिख दिया है कि एसआई मात्रक जो चार्ज का होगा वो क्या होगा? एम्पियर इंटू सेकेंड होगा। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? कूलाम। अब आता है बीमीय सूत्र। ये बीमीय सूत्र बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और भर भर के पूछा गया है कि बिहार बोर्ड में कि बीमीय सूत्र क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आप यहां पे देखिए, यहां पे क्या है? Q और यहां पे क्या है? I, यहां पे क्या है? T। अब मुझे बताइए बीमीय सूत्र निकालना है Q का, तो Q बराबर क्या हो जाएगा सर? I इंटू टी। I इंटू टी। सर I का क्या होता है? अब बता दीजिए बीमा क्या होता है I का? तो सर A होता है। टाइम का बीमा क्या होता है? T होता है। तो A इंटू टी। बीमा क्या हो जाएगा Q का? तो Q का बीमा हो जाएगा सर A इंटू टी। सर ये तो होगा एसआई यूनिट। सर आप मुझे बताओ कि आयोस का प्रायोगिक मात्रक क्या क्या होता है? तो पहला होता है प्यारे बच्चों एम्पियर इंटू घंटा। एम्पियर इंटू घंटा। और दूसरा होता है फराडे। प्यारे बच्चों फराडे जो होता है इसका वैल्यू होता है 96,500 कूलम। और ये भी बोल सकता हूं कि जो फराडे होता है ये लार्जेस्ट यूनिट होता है चार्ज का। मतलब कि सबसे बड़ा चार्ज का यूनिट होता है जिसमें वैल्यू कितना होता है? जिसमें वैल्यू होता है प्यारे बच्चों 96,500 कूलम। तो मैं बोलूंगा कि चार्ज का सबसे महत्तम इकाई क्या है? तो चार्ज का सबसे महत्तम इकाई फराडे है। और उस फराडे का वैल्यू कितना होता है? 96,500 कूलम। अभी तक बिहार बोर्ड में ये नहीं पूछा गया, क्या पता कब टपक जाए, इसलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्या अपना फराडे। अब चलिए, अब मैं यहां पे एक वर्ड लिखा हूं कि मिल्टन ने महत्तम समापत्ति द्वारा आवेश की क्वांटा खोज की और इसका मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर बताया गया। ये आगे प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे और इसी को बोलेंगे अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब किसी भी चार्ज का कैसे क्वांटा के रूप में अपन रिप्रेजेंट करते हैं या प्रस्तुत करते हैं। प्यारे बच्चों यहां पे एक चीज मैंने दिखा है। अब मैंने आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यहां पे दो चीज यहां पे डिफरेंस बताऊंगा। पहला कि प्यारे बच्चों चार्ज का अगर एसआई यूनिट है तो चार्ज का सीजीएस यूनिट भी होगा। सर क्या होगा? सीजीएस यूनिट होगा। अब देखिए चार्ज का अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, सेंटीग्राम सेकेंड जिसको बोलते हैं, सीजीएस मात्रक की बात करें, तो सीजीएस यूनिट क्या होता है? ये होता है स्टैट कूलम। क्या होता है बच्चों? स्टैट कूलम। और इसी स्टैट कूलम को प्यार से ESU बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो ये जो ESU हो गया, ये क्या हो गया चार्ज का? ये हो गया सीजीएस यूनिट। और हम अगर बात करते हैं एसआई का, तो ये क्या होता है? दिस इज द कूलम। अब मुझे बताना है कि आखिर इनमें क्या कन्वर्जन होता है। तो प्यारे बच्चों आज से आप याद रखेंगे, बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये आ चुका है कम से कम 10 बार ऑब्जेक्टिव में, कि एक कूलम में कितना स्टैट कूलम होता है? तो एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। ठीक है, और यहां पे मैं लिख दिया हूं कि एक फराडे में कितना कूलम होता है? तो एक फराडे में 96,500 कूलम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट में मैंने लिखा है कि मूलभूत कण जैसे अपने पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इन आवेश कणों का आंतरिक अभिलक्षण गुण है, जबकि वस्तु पर आवेश वस्तु के अंदर स्थित प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब कि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, जो मेरे पास प्रोटॉन है, जो मेरे पास न्यूट्रॉन है, ये फंडामेंटल तो है, ये पाए तो जाते हैं नेचर में, लेकिन हम किसी भी वस्तु पर आवेश किसके कारण बता पा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के कारण बता रहे हैं। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं? ये तो नाभिक में पाए जाते हैं, ये तो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो नाभिक में जो प्रेजेंट होते हैं उसके चलते चार्ज नहीं आता है। किसके चलते आता है? आवेश कब आता है? जब हम इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक। ये आपका हुआ विद्युत आवेश के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि आवेश तो सर आपने बता दिया
चलो बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे आवेश का गुण क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आवेश क्या क्या करता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट कि आवेश एक सदिश राशि है, सॉरी आवेश एक अदिश राशि है। सर अदिश राशि किसको बोलते हैं? तो अदिश राशि बोलते हैं कि प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास वैसी राशि जिसमें केवल और केवल परिमाण हो उसको बोलेंगे अदिश राशि। वैसे राशि जिसमें केवल और केवल क्या हो? परिमाण हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अदिश राशि। तो चार्ज भी क्या होता है? आवेश भी क्या होता है? एक अदिश राशि होता है। जैसे मैं बोलूंगा कि एक मेरे पास एक वस्तु है, इस वस्तु को नाम देता हूं मैं ए, और इस वस्तु में अलग अलग चार्ज प्रेजेंट है। जैसे 2 कूलाम का आवेश प्रेजेंट है, 3 कूलाम का है, और मेरे पास 5 कूलाम का है। तो प्यारे बच्चों, क्या मुझे बता पाओगे कि इस निकाय में, इस वस्तु में कितना आवेश है? तो सर निकाल पाएंगे, क्यों नहीं निकाल पाएंगे सर? तो Q1 QA बराबर क्या हो जाएगा सर? सबको जोड़ दो सर, 2 प्लस 5 प्लस माइनस का 3, 2 प्लस 5 हो गया 7, 7 में से 3 गया तो सर हो गया 4 कूलाम। तो सर समझ में आ रहा है कि क्यों यह अदिश होता है? क्योंकि आवेश जो होता है एक अदिश राशि होता है जिसको केवल और केवल किससे बहस है? उसके परिमाण से बहस है। इसी परिमाण को निकालने के लिए अपन सारे आवेश को जोड़ दिए तो हमारा टोटल आवेश निकल गया। तो हिंदी में लिखा भी हूं कि इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को प्रदर्शित करता है। यह इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। सॉरी प्यारे बच्चों, चलिए दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। आवेश का स्थानांतरण किया जाता है। सर आवेश का स्थानांतरण कैसे किया जा सकता है? तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया था, गौर से देखिएगा, मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया था कि अगर मेरे पास एटम है तो आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो या आप इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन को निकाल या दे रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो? ट्रांसफर ही तो कर रहे हो, स्थानांतरण ही तो कर रहे हो, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, दूसरे बॉडी से पहले बॉडी पे। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं? आवेश का स्थानांतरण करते हैं। जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ संपर्क में ला जाता है तो दूसरी वस्तु खुद ब खुद क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। मान लीजिए कि मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, मान लीजिए कि मेरे पास अनावेशित वस्तु है, मैंने क्या किया कि इसको मैं रब करूंगा। जैसे मान लो कि हम बचपन में क्या करते थे, मेरे पास बाल होता था और कंघी होता था, जब मैं इस बाल को कंघी से रब करता था, बहुत देर तक रब करने पर क्या होता था? इसमें घर्षण उत्पन्न होता था, और घर्षण के कारण इसमें क्या होता था? उष्मा उत्पन्न होता था, और इस उष्मा के कारण जब हम किसी पेज को चिपकाते थे तो ये पेज क्या होता था? चिपक जाता था। मतलब कि क्या हो गया? वो बॉडी आवेशित हो गई। और आवेशित कैसे हुई सर? ये आवेशित हुई आवेश के स्थानांतरण से। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी, आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ संबद्ध होता है। मतलब कि अगर किसी बॉडी के पास आवेश है, क्या बोला मैंने? कि अगर किसी बॉडी के पास आवेश है तो मैं पक्की के साथ बोल सकता हूं कि उस बॉडी के पास द्रव्यमान होगा ही होगा। लेकिन अगर किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है तो हम ये बोल नहीं सकते हैं कि उसके पास आवेश होगा या नहीं होगा। सर आप ये कैसे बोल रहे हो? आओ बच्चों, मैं अगले पेज पे आपको मैं समझाता हूं कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। चलिए प्यारे बच्चों, यहां पे देखिएगा, मेरे पास आपने 3 विशिष्ट गुण वाले पदार्थ को पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन, फिर होता है प्रोटॉन, और फिर होता है न्यूट्रॉन। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम। प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम। और न्यूट्रॉन के पास किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। ये हो गया आपके पास आवेश। ये क्या हो गया? आवेश। अब हम बात करेंगे द्रव्यमान के बारे में। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान होता है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का मास होता है 1.62 और 10 की पावर माइनस 27 केजी। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो इसका भी मास लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। अब जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोला था उसको मैं यहां पे गौर करा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। मैं क्या बोला कि अगर किसी वस्तु के पास
आवेश होगी तो पक्की बात है कि उसके पास द्रव्यमान होगी ही होगी। और यदि किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है तो मैं नहीं बोल सकता हूं कि उसके पास आवेश होगी या नहीं होगी। देखो, इलेक्ट्रॉन के पास आवेश है तो पक्की बात है उसके पास द्रव्यमान भी होगा। प्रोटॉन के पास आवेश है लेकिन उसके पास द्रव्यमान भी है। लेकिन यहां पे न्यूट्रॉन के पास तो सर आवेश ही नहीं है लेकिन इसके पास तो द्रव्यमान है। तो मैं यही तो बोल रहा हूं कि अगर किसी वस्तु के पास आवेश है तो पक्की बात है उसके पास द्रव्यमान होगी। लेकिन अगर किसी बॉडी के पास द्रव्यमान है तो यह पक्की बात नहीं है कि उसके पास आवेश होगी ही होगी। यही तो मैं आपको लिखा हूं कि आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ संबंध बनाता है। ठीक है, द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होता है, जबकि द्रव्यमान आवेश के बिना संभव ही नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अतः आवेश को होना सिद्ध करता है कि वहां पे क्या प्रेजेंट है, द्रव्यमान प्रेजेंट है। अगर किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान भी बदलेगा। अगर किसी वस्तु को, ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, कि अगर किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, ये आपको समझ में आ रहा होगा क्यों हो रहा है। अगर मैं धनावेशित करूंगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन की सरफेस बढ़ेगी तो नंबर ऑफ शेल क्या होगा, बढ़ेगा, कक्ष बढ़ेगा, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, घट जाएगा। कब, जब इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल रहे हो। और जब आप इलेक्ट्रॉन को दोगे तो सेल की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, और सेल की संख्या बढ़ेगी तो द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अतः मैं बोल सकता हूं कि जब वस्तु को मैं धनावेशित करता हूं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, घट जाता है। और जब किसी वस्तु को ऋणावेशित करता हूं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। प्यारे बच्चों, ये जो है आवेश का क्वांटीकरण, ये बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भर भर के पूछा है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको डिटेल में इसको समझाना चाहता हूं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। ठीक है, चलिए, आवेश का क्वांटीकरण। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि अगर मैं बोलूं कि प्यारे बच्चों मेरे, अगर मैं पूछूं कि आपके पूरे भारतवर्ष में मुद्रा का अभी का इकाई, सबसे छोटा इकाई क्या है, मुद्रा का सबसे छोटा इकाई क्या होगा? सर आपका जवाब आएगा 1 रुपया, क्योंकि 50 पैसा चलना बंद हो गया। मुद्रा का 1 रुपया। मैं बोलूंगा कि बताओ मेरे भाई कि तुम्हारे दोस्त रामू के पास कितने रुपए हैं। तुम बोलोगे सर मान लो अभी रामू के पास 50 रुपया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 रुपया का कितना गुना रामू के पास है। मान लो मेरा नाम क्या है, विवेक है, और मेरा दोस्त है रामू। तो मैं बोलूंगा रामू को कि रामू के पास मेरे कंपेयर में कितना रुपया है। तो मैं बोलूंगा 50 गुना है सर। कितना गुना है सर? 50 गुना है। तो मेरे पास वो मिनिमम वैल्यू कितना है सर? 1 रुपया है। और 1 रुपये का कितना गुना है सर? 50 गुना। तो क्या बता रहा है? क्वांटीकरण वो बोलता है, क्वांटीकरण करने से पहले हमको एक चीज पढ़ना पड़ेगा, क्वांटा। और क्वांटा बोलता है मेरे प्यारे बच्चों, क्वांटा बोलता है कि कोई भी भौतिक राशि जिसका एक न्यूनतम वैल्यू फिक्स हो और जो भी चीज उपस्थित हो उसी के पूर्णांक में उपस्थित हो। जैसे कि मैं बोलूं कि 1 का कितना गुना, तो 1 का 50 गुना कितना हो गया? 50 रुपया हो गया सर। 1 का कितना गुना? 50 रुपया। तो प्यारे बच्चों, अगर मुझे आवेश का क्वांटीकरण करना है, अगर मुझे आवेश का क्वांटीकरण करना है तो कितना? सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक बॉडी है सर, और इस बॉडी में अंदर क्या प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और इसके चारों तरफ क्या घूम रहा है सर? इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोलूंगा मेरे भाई चलो मुझे 4 दो। तो आप क्या करोगे? आप चुपचाप 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दोगे, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को आप दे दोगे। 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे या 1 इलेक्ट्रॉन को दे दोगे। क्या कभी आपने ऐसा पढ़ा है कि आपने किसी वस्तु से 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाला है? नेवर। क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा है कि मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन से 2/3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा? नेवर। मतलब कि क्या करते हो आप? पूर्णांक नंबर के रेशियो में किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालोगे। अगर मैं बोलूं कि किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकालो तो आप मिनिमम कितना निकालोगे? 1।
फिर बोलूंगा निकालो, फिर निकालोगे एक और, कितना हुआ 2, फिर एक और निकालोगे कितना हुआ 3, फिर एक और निकालोगे कितना हुआ 4, फिर एक और निकालोगे कितना हुआ 5। मतलब क्या कर रहे हो आप, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, फिर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ऐसे चलते जाओगे मेरे भाई, कहां तक मुझे नहीं पता, इनफाइनाइट निकाल सकते हो तुम, नो डाउट। तो एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो भी इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है मैं एक इंटीजर वैल्यू में निकाल रहा हूं सर, 1 निकाल रहा हूं, 2 निकाल रहा हूं, 3 निकाल रहा हूं, 4 निकाल रहा हूं, या फिर नहीं पता तो n निकाल रहा हूं, तो क्या हो गया n इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों, अगर ये पॉजिटिव का निकाल रहा हूं प्लस का, अगर मैं दूंगा तो क्या आएगा निगेटिव का, यानी कि अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो प्लस का ही, और 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो माइनस का ही, और दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो प्लस माइनस ही। किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। मान लो कि मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को निकालूं, नहीं पता 1 निकाल सकता हूं, 2 निकाल सकता हूं, और n इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही तो हो जाएगा Q बराबर n, और इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आवेश का क्वांटीकरण, मतलब कि आवेश कैसे क्वांटा के रूप में प्रेजेंट होता है। तो प्यारे बच्चों समझ में आया कि आवेश का क्वांटीकरण कैसे होता है। आइए मैं लिख के दिखाता हूं, अब लिखा क्या हूं मैं आपको समझाता हूं। तो मैंने लिखा है कि विद्युत आवेश क्वांटीकरण का वो गुण होता है, विद्युत आवेश क्वांटीकरण का वो गुण होता है जिससे मुक्त आवेश किसमें हो, परिणाम में आवेश की मूल इकाई, जिसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा दर्शाया जाता है। और के पूर्ण क्या होते हैं, गुणज होते हैं, और वो गुण कैसे होते हैं, पूर्ण, मतलब कैसे, इंटीजर में। इस प्रकार किसी वस्तु आवेश को Q को सदैव इस प्रकार दर्शाया जाता है, Q बराबर n, अगर वो पॉजिटिव रहा तो Q बराबर n, और अगर निगेटिव रहा तो Q बराबर माइनस का n, और जब दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर माइनस प्लस n हो जाएगा। और आपको पता है प्यारे बच्चों कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो चार्ज आवेश का वैल्यू कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम होता है। जहां Q बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, मैं यहां पर लिख देता हूं, Q बराबर होता है आपके पास आवेश, Q बराबर क्या हो जाता है, आवेश हो जाता है। n क्या हो गया, तो n हो गया पूर्ण संख्या, और E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश, जिसका वैल्यू आपको सवाल में दिया रहेगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, आवेश का संरक्षण। तो आवेश किसी भी वस्तु में संरक्षित रहता है। अभी मैंने आपको बताया कि आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आवेश का स्थानांतरण कर सकते हो, ना ही आप आवेश को बना सकते हो और ना ही उसका क्या कर सकते हो, विनाश कर सकते हो। तो मैंने बोला है कि किसी विलगित निकाय में समय के सापेक्ष कुल आवेश को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जबकि पृथक पृथक आवेश को परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। और आवेश संरक्षण के नियम के सभी प्रकार की रासायनिक तथा नाभिकीय अभिक्रिया में पालन होता है। इस नियम को अभी तक कोई भी अपवाद नहीं है, मतलब कि किसी भी निकाय में, किसी भी विलगित निकाय में कुल आवेश संरक्षित रहता है, वो ना ही उसका विनाश किया जा सकता है और ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है। प्रॉपर्टी अगला पढ़ते हैं बच्चों, आवेश अपरिवर्तनीय राशि है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक रॉड है, एक क्या है, रॉड है, और इस रॉड में अंदर क्या भरा होगा, आवेश भरा होगा। अब मान लीजिए कि इस आवेश को मैं 10 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चला देता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास पेन है, मैं दौड़ के 10 मीटर प्रति सेकंड से गया, दौड़ के 10 मीटर प्रति सेकंड से आया, तो मान लीजिए कि इसके पास 5 कूलम का चार्ज है। मान लीजिए इसके पास 5 कूलम का चार्ज है। क्या मैं दौड़ने से मेरे पास चार्ज का 5 कूलम से 2 कूलम हो गया क्या? नहीं सर, अभी भी चार्ज कितना है, 5 कूलम। पहले भी कितना था सर, 5 कूलम। तो ये हम बोल सकते हैं कि आवेश जो विलगित निकाय होता है उसमें आवेश को गति देने से, गति उत्पन्न करने से उसमें आवेश में कोई चेंज नहीं आता है, मतलब वो क्या रहती है, अपरिवर्तनीय राशि है। तो मैं बोल सकता हूं कि आवेश का मान निर्देश तंत्र पर, मतलब कि रेफरेंस पॉइंट पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात आवेशित वस्तु को किसमें बदलने पर, वेग बदलने पर इसका आवेश अपरिवर्तित रहता है। समझे प्यारे बच्चों? अब आते हैं
कि त्वरित आवेश ऊर्जा उत्सर्जित क्या क्या करता है। प्यारे बच्चों, ये भी बिहार बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट 2009-10 आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर आवेश को मैं स्थिर रखता हूं तो केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, अगर आवेश को मैं नियत वेग से चला दूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, और अगर मैं उसको एक्सेलरेट करा दूं, मतलब एक्सेलरेशन के साथ चला दूं, त्वरण के साथ चला दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा, मैग्नेटिक फील्ड भी देगा, मतलब कि क्या, विद्युत क्षेत्र भी देगा, चुंबकीय क्षेत्र भी देगा, और साथ ही साथ एक ऊर्जा को विकिरित करता है जिसको हम विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आवेश स्थिर रहेगा तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, आवेश अगर नियत वेग से चलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, और अगर आवेश को नियत मतलब कि क्या कर दे, त्वरण उत्पन्न से चला दे, तो वो आवेश भी उत्पन्न करे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र भी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, और साथ ही साथ क्या विकृत करेगा, ऊर्जा भी विकृत करेगा। ये है ऊर्जा के कुछ आवेश के नियम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये रहा मेरा पहला टॉपिक पर लेक्चर, आपको आवेश और आवेश के उपस्थित उसके विशिष्ट गुण। प्यारे बच्चों, अगले क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि चालक और कुचालक क्या होता है। तब तक के लिए मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा कि ये जो हमारा नया सीरीज चालू हुआ है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को, वो कैसा लग रहा है आपको, इसमें क्या कुछ त्रुटि में सुधार किया जा सकता है और क्या आपको और सुधार करके दिया जा सकता है। प्यारे बच्चों, आप मेरा साथ बनाए रखिएगा, मैं भी आपका साथ जब तक बनाए रखूंगा जब तक कि आपका बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 आपको ना दिला देता हूं। पहले मैं आपको थ्योरी थ्रू आउट कराऊंगा, फिर मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कराऊंगा, फिर मैं आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखना सिखाऊंगा कि कैसे लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जिस प्रकार मेरे 97 मार्क्स आ गए थे फिजिक्स में बहुत कम समय में, मेहनत में, एक स्ट्रक्चर डे में काम करने में, उसी प्रकार मैं भी आपको गाइड करूंगा कि कैसे फिजिक्स में आप मैक्सिमम नंबर प्राप्त कर सकते हैं बिहार बोर्ड के पेपर में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस लेक्चर को हम यहीं पर शुभारंभ करते हैं, मतलब खत्म करते हैं राधे राधे किनारे के साथ। तो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय हिंद।